नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। दिल्ली से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और अब महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन दिनों एक जांच एजेंसी छाई हुई है जिसका नाम है ईडी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। तो वहीं बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से भी पूछताछ हुई, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत को पात्रा चाल घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के छापे उत्तर प्रदेश में भी पड़े। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मऊ सदर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनकी करीबियों पर ईडी का छापा पड़ा। तो आइए जानते हैं ये ईडी है क्या, कब बना, इसकी ताकत क्या है और अब तक क्या कार्रवाइयां हुई हैं। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, यानी जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित हुई थी। विधिक सेवा के एक अधिकारी प्रवर्तन निदेशक के रूप में इस इकाई के मुखिया थे, जिनके संरक्षण में यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक अधिकारी और विशेष पुलिस स्थापना से 3 निरीक्षकों की सहायता से कार्य करती थी। आरंभ में केवल मुंबई और कोलकाता में ही इसकी शाखाएं थी। वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया तथा मद्रास में भी इसकी एक और शाखा खोली गई। वर्ष 1960 में इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख हैं। 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली है, जिनके विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख है। निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना तथा श्रीनगर है। इनके प्रमुख संयुक्त निदेशक हैं। निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत और शिमला हैं, जिनके प्रमुख उप निदेशक हैं। ईडी किस नियम के तहत कार्रवाई करती है? तो इसके प्रमुख 2 नियम हैं। पहला है आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के लिए उल्लंघन की जांच के लिए बना हुआ नियम, जिसको बोलते हैं फेमा यानी FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत ईडी कार्रवाई करती है। दूसरा है आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को देखने के लिए, जिसको बोलते हैं PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत भी ईडी कार्रवाई करती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा क्या है? तमाम संशोधन के बाद यह अधिनियम 1 जून 2000 को प्रभावी रूप से लागू हुआ था। इसके प्रावधानों के उल्लंघन की जांच तथा निपटान ईडी के नामित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक जांच प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या फर्म या इकाई के ऊपर संलिप्तन राशि के 3 गुना तक की राशि का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि फेमा के तहत अब तक कितनी कार्रवाई हुई है? तो पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई। जिस दिन वो रिपोर्ट आई तब तक का आंकड़ा है। आंकड़ा यह है कि 30,716 जांच हुए हैं, जिनमें से 8,109 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 15,495 केसेस का निपटारा हो गया है और 6,472 नोटिस का जवाब आया है। अब PMLA क्या है? यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया अन्य आपराधिक कानूनों की तरह ही की जाती है। जांच के दौरान या उपरांत यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति या इकाई ने जो संपत्ति एकत्र की है या बनाई है वह PMLA में अधिसूचित 28 कानूनों की 156 धाराओं में दंडित अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गई है तथा उसके बाद उसका शोधन यानी लॉन्ड्रिंग किया जा चुका है, उस स्थिति में ऐसी संपत्ति को अंतरिम रूप देने में जब्त किया जा सकता है और अंत में उचित
आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया यानी मुकदमा पूर्ण होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है। अब मोटी भाषा में समझिए कि 2 नंबर के पैसे को हेर फेर से ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ यह कानून है। 2002 में जब एनडीए की सरकार थी तो यह बना था, और 2005 में जब यूपीए की सरकार थी तो यह लागू हुआ था। तब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे लागू कराया था। बाद में एक्ट में कुछ बदलाव भी किए गए थे। मीडिया में आप पढ़ते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, जबकि यह कानून इन दोनों सरकारों ने ही लाया और इन दोनों सरकारों ने ही समय समय पर इसे संशोधित भी किया है। अब मोटी भाषा में पीएमएलए की ताकत समझ लीजिए जो ईडी लगाती है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है, संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है, नेताओं और अफसरों को तलब किया जा सकता है, सरकार की अनुमति के बिना मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जांच अफसर के बयान को कोर्ट सबूत मानता है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी ने पीएमएलए के तहत कितनी कार्रवाई की है। तो इसमें भी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी। जब यह रिपोर्ट आई थी तब तक 5422 केस रजिस्टर्ड हुए थे, 2833 तलाशी और छापेमारी हुई थी, 401 को गिरफ्तार किया गया था। कुल 1,05,675 करोड़ रुपए का संपत्ति जब्त किया गया था। 1006 शिकायत दर्ज हुए थे और अंडर ट्रायल हैं। 23 दोषी सिद्ध हुए थे। अब सवाल यह है कि ईडी जो हजारों करोड़ों रुपए का काला धन सीज करती है वो जाता कहां है। तो सुनिए, जांच एजेंसियां जो पैसे जब्त करती हैं उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केंद्र सरकार के अकाउंट में जमा किया जाता है। कई केस ऐसे भी होते हैं जिसका पैसा जांच एजेंसी अपने पास रख लेती है और केस की सुनवाई तक यह पैसा उन्हीं के पास रहता है। लेकिन अगर ईडी के हाथ प्रॉपर्टी लगी है तो पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है। कोर्ट में जब यह साबित हो जाता है तो इसे पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकार अपने कब्जे में लेती है। इस प्रॉपर्टी पर लिखा जाता है कि इस संपत्ति की खरीद, बिक्री या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ईडी कितने दिनों तक प्रॉपर्टी अपने पास रख सकती है। तो सुनिए, एक रिपोर्ट के अनुसार उस प्रॉपर्टी को जो ईडी अपने पास रख सकती है, कभी कभी केस की सुनवाई पूरी होने तक प्रॉपर्टी या कैश अपने पास रखती है। लेकिन इसकी अवधि कितनी होती है, इसको लेकर पीएमएलए का नियम कहता है कि ईडी सिर्फ 180 दिन यानी 6 महीने तक ही प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोर्ट में आरोपी दोषी साबित हो जाता है तो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है, लेकिन अगर वो दोषी साबित नहीं होता है तो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी। कई बार प्रॉपर्टी के मालिक पर कुछ फाइन लगाकर भी उसे प्रॉपर्टी लौटा दिया जाता है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। अब एक सवाल और है कि पंचनामा में जांच एजेंसी क्या लिखती है। जब जांच एजेंसी कहीं छापा मारती है तो वहां से प्रॉपर्टी या पेपर डॉक्यूमेंट, कैश, गोल्ड, सिल्वर या कोई कीमती चीज जब्त होती है तो उसका पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा में जिसकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है उसके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है। इसे केस प्रॉपर्टी कहते हैं। पंचनामा में लिखा जाता है कि कितना कैश बरामद हुआ है, इनमें नोटों की कितनी गड्डियां हैं, कितनी नोट हैं, 200 या 500 या अन्य कितने नोट हैं, किसी नोट पर कोई निशान है या नहीं है। इस पंचनामा रिपोर्ट को जांच एजेंसी अपने पास रखती है और कोर्ट में इसे सबूत के तौर पर पेश करती है। मीडिया में आपने देखा होगा, ईडी हो या अन्य जांच एजेंसी हो, इसको लेकर विपक्ष हमेशा से ही सरकार पर आरोप लगाती रहती है कि सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन विपक्ष आरोप क्यों लगाती है? क्या विपक्ष कभी सत्ता में नहीं थी, या जो अभी सत्ता में है वो कभी विपक्ष में नहीं थे? आपको याद होगा कि 2014 से पहले यानी 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था। कहा था कि कांग्रेस हमें सीबीआई से ना डराए। उस समय पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब यही आरोप कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मनमोहन सरकार में कितनी कार्रवाई हुई और मोदी सरकार में कितनी कार्रवाई हुई ईडी को लेकर। 30 जुलाई 2022 को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ईडी ने 112 छापेमारी की और इन छापेमारी में 5,346 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई। जबकि 2014 के बाद ईडी ने 2,974 छापेमारी की और इन छापेमारी में तकरीबन 95,000
486,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। अंतर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। मनमोहन सरकार में 112 छापेमारी और जबकि मोदी सरकार में 2,974 छापेमारी। अब ईडी तो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। वैसे लोकतंत्र को मानने वाली सरकारें संवैधानिक तरीके से ही काम करती होंगी। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।